हेलो माय डियर स्टूडेंट्स एंड फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल आर्टिकल 21। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम अपने लेसन 1 को कंप्लीट करने वाले हैं और आफ्टर ऑल बहुत टाइम के बाद में ये लेसन हमारा 1 कंप्लीट होने वाला है। लेकिन उसके पहले हम ये समझ लेते हैं कि हमने इस लेसन में अभी तक क्या क्या कंप्लीट किया है। तो आइए देखते हैं। हम इस लेसन में पढ़ चुके हैं अपने पैराग्राफ को, और उसमें हमने लाइन बाय लाइन सभी चीज़ों को पढ़ा था और आसानी से सभी की हिंदी भी समझी थी। उसके अलावा हमने और क्या पढ़ा है? उसके अलावा हमने इस लेसन के कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चन किए थे, एमसीक्यूज क्वेश्चन। उसके अलावा हमने शॉर्ट क्वेश्चन भी किए और लॉन्ग क्वेश्चन भी हमने किए। इसके अलावा जो हमारी बुक में ट्रू फॉल्स दिए हुए थे और एक टेबल दी गई थी जिसमें हमें प्रीफिक्स ऐड करने थे, वो भी हमने इस लेसन में अभी तक कंप्लीट कर लिया है। क्या क्या कर लिया है? ट्रू फॉल्स, इसके अलावा प्रीफिक्स टेबल, इसको भी हमने कंप्लीट कर लिया था। और इसके अलावा हमने कुछ इंपॉर्टेंट वर्ड मीनिंग को भी डिस्कस किया था और उनकी प्रोनाउंसिएशन और सेंटेंस में हम कैसे यूज करेंगे उन वर्ड मीनिंग को, वो भी देखा था। और साथ ही साथ हमने ये भी समझा था कि इन वर्ड्स मीनिंग को हम अपने आंसर में कैसे लिखेंगे, कैसे इंक्लूड करेंगे। तो और क्या हमने सीखा? इंपॉर्टेंट वर्ड मीनिंग फॉर आंसर राइटिंग। तो अभी तक अपने लेसन 1 में हमने जितने भी वीडियो के पार्ट बनाए हैं उनमें ये सब चीज़ें हमने कंप्लीट की हैं। जैसे कि पैराग्राफ को हमने लाइन बाय लाइन पढ़ा और उनको हमने बहुत ही अच्छी तरीके से समझा। इसके अलावा एमसीक्यू क्वेश्चन, 60 क्वेश्चन, लॉन्ग क्वेश्चन और वर्ड मीनिंग, ये सभी चीज़ें हमने कंप्लीट की। और जो बुक में ट्रू फॉल्स की टेबल दी हुई है और इसके अलावा प्रीफिक्स की टेबल दी है, वो सभी हमने कंप्लीट किए हैं। आज के इस वीडियो में हम इस लेसन को कंप्लीट करने वाले हैं। तो इस वीडियो में हम इस लेसन की समरी को समझेंगे और उसको कुछ पॉइंट के अकॉर्डिंग हम लिख के कंप्लीट कर लेंगे। कुछ पॉइंट बना के कि कैसे हम इस लेसन की कंप्लीट समरी लिख सकते हैं 10 पॉइंट्स में। तो आइए देखते हैं कैसे लिखेंगे। तो यहाँ पे है समरी ऑफ द स्टोरी। तो सबसे पहला पॉइंट हमारा हो जाएगा द प्रोटोगेनिस्ट एंड नरेटर। हमने अपनी वर्ड मीनिंग को डिस्कस करते समय पढ़ा था कि प्रोटोगेनिस्ट मीन्स क्या होता है और नरेटर मीन्स क्या होता है। प्रोटोगेनिस्ट मीन्स होता है कि किसी भी स्टोरी का जो मुख्य पात्र होता है, मेन कैरेक्टर होता है, उसको हम प्रोटोगेनिस्ट कहते हैं। और ये स्पेलिंग और वर्ड मीनिंग हमने डिस्कस किया था। इसके अलावा नरेटर मीन्स क्या होता है? नरेटर मीन्स होता है जो कहानी बताता है, पूरी स्टोरी को सुनाता है। तो इस स्टोरी में नरेटर कौन है? सुधा मूर्ति। सॉरी। तो इस हेडिंग में हम क्या लिख देंगे? द स्टोरी इज रिटन बाय सुधा मूर्ति हु रिकॉल्स एन इंसिडेंट। इंसिडेंट मीन्स क्या होता है? घटना। ठीक है, वो एक घटना सुनाती हैं या एक कहानी बताती हैं। कहाँ की? फ्रॉम हर चाइल्डहुड, अपने बचपन की। व्हेन शी लिव्ड विद हर ग्रैंड पेरेंट्स इन ए विलेज इन कर्नाटक। वो इस स्टोरी में अपने बचपन की कहानी को सुनाती हैं जब वो छोटी थी, जब वो छोटी थी और अपने ग्रैंड पेरेंट्स के साथ में कर्नाटक के गांव में रहती थी। तो इस प्रकार से हम पॉइंट 1 लिख देंगे, प्रोटोगेनिस्ट एंड नरेटर। सेकेंड पॉइंट में हम क्या लिखेंगे? द ग्रैंड मदर्स विश। अब इसमें हम बताएंगे कि ग्रैंड मदर जो थी सुधा मूर्ति की, उनकी विश क्या थी, उनकी इच्छा क्या थी। तो जैसा कि हम अपने लेसन में पढ़ चुके हैं, उनकी इच्छा थी कि वो कन्नड़ अल्फाबेट को सीख सकें ताकि वो स्वयं से अपने आप इंडिपेंडेंटली किसी भी चीज़ को रीड कर सकें, पढ़ सकें और लिटरेसी को गेन कर सकें। ये उनका पैशन था, उनका एक ख्वाब था, उनका एक ड्रीम था। तो इसमें क्या लिखेंगे? हर ग्रैंड मदर क्रिस्टिका, उनका नाम क्या था? क्रिस्टिका वॉज एन इलिटरेट वुमेन। इलिटरेट मीन्स क्या होता है? निरक्षर या जिनको पढ़ना नहीं आता है, वहाँ पे हम इलिटरेट वर्ड यूज करते हैं। बिकॉज शी वॉज नेवर सेंट टू स्कूल
एज ए चाइल्ड बट शी हैड ए स्ट्रॉन्ग पैशन फॉर लर्निंग। वो जब छोटी थी तो उनको स्कूल नहीं भेजा गया था, लेकिन अभी भी 62 ईयर एज में भी उनको लर्निंग का एक पैशन था, शौक था। ठीक है, तो इस प्रकार से हम सेकेंड पॉइंट भी कंप्लीट कर लेंगे। थर्ड पॉइंट में क्या लिखेंगे, नॉवल काशी यात्रा। अब यहाँ पे नॉवल के बारे में हमें जो अपने स्टोरी में बताया गया था, काशी यात्रा नॉवल थी जो कर्मवीर मैगजीन में छपती थी। तो जो ग्रैंड मदर थी उससे काफ़ी अटैच हो गई थी, क्योंकि वो अपने आप को स्वयं अपने आप को उस कहानी से जोड़ने लगी थी। तो यही बात हम यहाँ पे इसमें लिख देंगे। क्या लिखेंगे, कृष्णिका लव्ड लिसनिंग टू वीकली एपिसोड नॉवल काशी यात्रा। कौन सी नॉवल थी, काशी यात्रा बाय त्रिवेणी। जिसके जो कौन लिखता था, उसकी राइटर कौन थी, त्रिवेणी। ये क्वेश्चन हमने एमसीक्यू में भी डिस्कस किया था कि नॉवल का नाम क्या था, कौन सी मैगजीन में छपती थी और उसके राइटर कौन थे। तो हमें ध्यान रखना है काशी यात्रा किसके द्वारा लिखी जाती थी, त्रिवेणी के द्वारा। विच वॉज पब्लिश्ड इन कन्नड़ मैगजीन, कौन सी मैगजीन थी, कर्मवीर। तो इस प्रकार से हम ये पॉइंट भी कंप्लीट कर लेंगे। फोर्थ पॉइंट में क्या लिख सकते हैं, द डेली रूटीन। डेली रूटीन में क्या होता था कि जब मैगजीन आती थी तो उसको जो हमारे नरेटर है अपनी ग्रैंड मदर को पढ़ के सुनाती थी। तो ये बात हम यहाँ पे लिख देंगे। एवरी वीक व्हेन द मैगजीन अराइव, द मैगजीन आती थी, द यंग नरेटर वुड रीड द लेटेस्ट एपिसोड। लेटेस्ट एपिसोड को रीड करती थी, किस लिए, टू हर ग्रैंड मदर हु लिसन विद ग्रेट डिवोशन एंड इंटरेस्ट। जो इस कहानी को बहुत ही डिवोशन के साथ में, बहुत ही इंटरेस्ट के साथ में, रुचि के साथ में सुनती थी। फिफ्थ पॉइंट में हम क्या लिखेंगे, द टर्निंग पॉइंट। तो फिफ्थ पॉइंट में देखेंगे द टर्निंग पॉइंट। टर्निंग पॉइंट क्या था, जब नरेटर एक पड़ोस के विलेज में वेडिंग सेरेमनी को अटेंड करने चली जाती हैं, तब जो ग्रैंड मदर होती है वो इस कहानी को अपने आप रीड करने में अनेबल होती हैं, क्योंकि वो इलिटरेट थी, उनको पढ़ना नहीं आता था। तो ये क्या था, उनके लिए एक टर्निंग पॉइंट था। और हमने अपने शॉर्ट क्वेश्चन में भी डिस्कस किया था, जिसको यहाँ कहा गया था कैटालिस्ट। किस चीज़ ने कैटालिस्ट का काम किया, तो कैटालिस्ट का काम किसने किया था, जब वो नरेटर वहाँ पे नहीं थी, जो कहानी पढ़ के सुनाती थी, वो पड़ोस के विलेज में वेडिंग सेरेमनी को अटेंड करने गई थी। इस बात को, इस इवेंट को क्या कहा गया, कैटालिस्ट का काम किया गया है। ठीक है, तो टर्निंग पॉइंट यही था। द नरेटर वाज सेंट अवे टू अटेंड ए वेडिंग इन नेबरिंग विलेज। नेबरिंग मींस क्या होता है, पड़ोस के गांव में। ठीक है, फॉर ए वीक, कितने दिन के लिए, फॉर ए वीक, एक हफ्ते के लिए। लीविंग हर ग्रैंड मदर बिहाइंड, और अपनी ग्रैंड मदर को नहीं ले गई थी, वो तो वहीं रही थी, और नरेटर अपने वेडिंग सेरेमनी को अटेंड करने के लिए गई थी। ठीक है, तो ये क्या था, एक टर्निंग पॉइंट था। 6 पॉइंट में क्या लिख देंगे, द हेल्पलेसनेस, मतलब असहाय महसूस करना। असहाय किसने महसूस किया था, ग्रैंड मदर ने। क्यों, क्योंकि जब वो नरेटर वहां से चली गई थी विलेज में, तो जो ग्रैंड मदर थी वो नॉवेल को अपने आप नहीं रीड कर सकती थी, इसलिए वो हेल्पलेसनेस को फील करती थी, असहाय महसूस करती थी अपने आप को। तो यही बात हम यहाँ पे लिख देंगे। ड्यूरिंग ग्रैंड डॉटर्स अब्सेंस, ग्रैंड डॉटर की अब्सेंस में, द मैगजीन अराइव, मैगजीन आती थी, बट कृष्टिका किसका नाम है, उनकी ग्रैंड मदर का, कुड नॉट रीड इट, इसको रीड नहीं कर सकती थी। शी फेल्ट कंप्लीटली हेल्पलेस, डिपेंडेंट ऑन अदर एंड एम्ब्रेस्ड बाय हर इलिटरेसी। और इम्ब्रेस्ड मीन्स हम कई बार पढ़ चुके हैं, इम्ब्रेस्ड मीन्स क्या होता है, संकोच महसूस करना, शर्मिंदगी महसूस करना। क्यों, क्योंकि बाई हर इलिटरेसी, क्योंकि वो निरक्षर थी, उनको पढ़ना नहीं आता था। तो इस प्रकार से हम 6 पॉइंट भी कंप्लीट कर लेंगे। 7 पॉइंट में क्या लिखेंगे, द डिटर्मिनेशन। डिटर्मिनेशन किस चीज का हुआ, फिर देखिए सभी पॉइंट क्या है, एक दूसरे से कनेक्टेड है। पहले क्या हुआ, पिछले वाले पॉइंट में देखते हैं हम। पिछले वाले पॉइंट में हमने क्या देखा, टर्निंग पॉइंट आया उनके लिए। टर्निंग पॉइंट क्या था, जो जब नरेटर अब्सेंट हो जाता है, यानी कि वो अपने विलेज में, पड़ोस के विलेज में वेडिंग अटेंड करने चला जाता है और उनको किसी सहारे की जरूरत होती है। तो इस प्रकार से क्या था, टर्निंग पॉइंट था। अगला पॉइंट क्या है इसके बाद में, हेल्पलेसनेस, मतलब जो ग्रैंड मदर थी वो असहाय महसूस करती थी अपने आप को। उसके बाद में अगला पॉइंट क्या है, द डिटर्मिनेशन। तो ये सभी पॉइंट क्या है, एक दूसरे से कनेक्टेड हैं, जुड़े हुए हैं। इस प्रकार से हम ये सभी पॉइंट को आसानी से इजीली याद भी कर सकते हैं, ताकि हम अपनी समरी को आसानी से लिख सकेंगे। तो ये सभी पॉइंट एक दूसरे से कनेक्टेड है। तो डिटरमाइन क्या किया उन्होंने ये डिटरमाइन किया कि अब मैं खुद से पढ़ना सीखूंगी, अब मैं कुछ किसी पे डिपेंड नहीं रहूंगी। तो ये बात हम यहाँ पे लिख देंगे।
अपॉन ग्रैंड डॉटर्स रिटर्न क्रिस्टिका ब्रोक डाउन, ठीक है, इन टीयर्स, वो रोने लगी, ठीक है, उनकी आंखों में आंसू आ गए, ठीक है, ब्रोक डाउन इन टीयर्स मीन्स उनकी आंखों में आंसू आ गए, एंड एक्सप्रेस्ड हर फर्म डिटर्मिनेशन, और उन्होंने अपना दृढ़ संकल्प प्रस्तुत किया, एक्सप्रेस किया, व्यक्त किया, ठीक है, टू लर्न हाउ टू रीड कन्नड़ अल्फाबेट, सेटिंग ए डेडलाइन फॉर द फेस्टिवल ऑफ दशहरा, और उन्होंने इस बात को निश्चय किया, तय किया, दृढ़ संकल्प लिया कि दशहरा के फेस्टिवल तक वो कन्नड़ अल्फाबेट को सीख लेंगी और पढ़ना भी सीख जाएंगी। तो इस प्रकार से द डिटर्मिनेशन वाला पॉइंट हम कंप्लीट कर लेंगे। अगला पॉइंट है द लर्निंग जर्नी। अब यहाँ से स्टार्ट होता है कि उन्होंने कैसे लर्न किया, क्या क्या उसके लिए किया, उन्होंने बहुत ही प्रैक्टिस की, ठीक है, और डिसिप्लिन से प्रैक्टिस की, रिसाइट किया, रिमेंबर किया, सारी चीज़ें राइट करके देखी। तो ये सभी पॉइंट हम यहाँ पे इसमें लिख देंगे। क्या क्या लिखेंगे? द 12-year-old ग्रैंड डॉटर बिकेम द टीचर, जो सुधा मूर्ति थी उनके बारे में यहाँ पे बताया गया। 12-year-old कौन था? सुधा मूर्ति, जो नरेटर थी और जो कि क्या थी? ग्रैंड डॉटर थी, ठीक है। एंड द 62-year-old ग्रैंड मदर बिकेम ए डिलिजेंट हार्ड वर्किंग स्टूडेंट हु प्रैक्टिस रीडिंग एंड राइटिंग एवरी डे, जिन्होंने बहुत डिलीजेंट तरीके से प्रैक्टिस किया रीड करने का, राइट करने का, कब? एवरी डे, प्रत्येक दिन, ठीक है। तो इस प्रकार से ये पॉइंट हम लिख लेंगे। अगला 9, अचीविंग द गोल, और उन्होंने गोल को अचीव कर लिया। जो डेडलाइन उन्होंने सेट की थी कि मैं दशहरा पूजा तक अपने गोल को अचीव कर लूंगी, उसके लिए वो डिटरमाइंड थी, उसके लिए उन्होंने काम किया था, तो उन्होंने वो गोल भी अचीव करके दिखाया। वही हम यहाँ पे लिख देंगे द अनवेवरिंग। अनवेवरिंग का मीनिंग हम डिस्कस कर चुके हैं। अनवेवरिंग मीन्स होता है अडिग, ना टूटने वाला, ना हिलने वाला, ठीक है। द अनवेवरिंग डिवोशन फॉर एंड एफर्ट क्रिस्टिका लर्न टू रीड बिफोर द डेडलाइन ऑफ दशहरा एंड वाज एबल टू रीड द बुक काशी यात्रा बाई ऑल हरसेल्फ। दशहरा के दिन से पहले, दशहरा के एक दिन पहले ही उन्होंने अपनी डेडलाइन को कंप्लीट कर लिया और वो पढ़ना सीख गई थी, ठीक है। लास्ट पॉइंट 10th पॉइंट में हम क्या लिखेंगे? ए टचिंग गेस्चर। टचिंग गेस्चर क्या था? जब ग्रैंड मदर झुक के अपनी ग्रैंड डॉटर के पैर छूती है उनकी रिस्पेक्ट करने के लिए, उनको सम्मान देने के लिए, तो इसको क्या बोला गया है? टचिंग गेस्चर। और गेस्चर मीन्स क्या होता है कि अपने शारीरिक क्रिया से, फिजिकल एक्टिविटी से कोई इशारा करना या कोई काम करना, ठीक है। तो वहां पे हम क्या बोलेंगे उसको? गेस्चर। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे? ऑन दशहरा एज ए टोकन ऑफ ग्रेटिट्यूड, ग्रेटिट्यूड दिखाने के लिए, सम्मान देने के लिए, द ग्रैंड मदर टच द फीट ऑफ हर यंग ग्रैंड डॉटर, उन्होंने अपनी ग्रैंड डॉटर के पैर छुए। नॉट एज ए रिलेटिव, इसलिए नहीं कि वो उनसे, उनका कोई रिलेशन था, ग्रैंड डॉटर या ग्रैंड मदर का रिलेशन था, इसलिए नहीं, यहाँ पे लिखा हुआ नॉट एज रिलेटिव, बट एज ए रिस्पेक्टफुल मार्क ऑफ ऑनर। क्यों क्यों पैर छुए? एक रिस्पेक्टफुल मार्क ऑफ ऑनर के लिए, उनको सम्मान देने के लिए। टू टीचर हु गेव हर द गिफ्ट ऑफ लिटरेसी, उस टीचर को सम्मान देने के लिए जिसने उनको, यानी ग्रैंड मदर को, पढ़ना सिखाया था, लिटरेसी उनको गेन करवाई थी, और इसके लिए दोनों ने बहुत ही अफेक्शन के साथ में, एफर्ट के साथ में, डिलीजेंट तरीके से और डिसिप्लिन से मेहनत की थी। तो इस प्रकार से हम इस लेसन की समरी को कंप्लीट कर लेंगे। तो इसमें टोटल 10 पॉइंट हैं। अगर आपको ये 10 पॉइंट याद रहेंगे तो आप उसके अंदर के सेंटेंसेस अपने आप लिख सकते हैं और इसमें आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। तो जब उन्होंने लिटरेसी गेन कर ली तो ग्रैंड मदर ने, उसके पहले का इम्पैक्ट क्या था और उसके बाद में उनके ऊपर क्या इम्पैक्ट पड़ा, उनके अंदर क्या चेंजेस आए, वो इस टेबल में दिए हैं, जरा समझ लेते हैं इसको। क्या एस्पेक्ट है? जब इंडिपेंडेंस का पॉइंट हम देखते हैं सॉरी, तो बिफोर लर्निंग क्या था? इंडिपेंडेंसी उनकी कैसी थी? दूसरों पे डिपेंड थी, ठीक है। नॉवल पढ़ने के लिए या किसी भी बुक को पढ़ने के लिए दूसरे पे डिपेंड थी। आफ्टर अचीवमेंट, जब उनको अपना गोल अचीव हो गया, यानी उन्होंने लिटरेसी गेन कर ली, तब क्या हुआ? रीड काशी यात्रा ऑल बाई हरसेल्फ, तब वो काशी यात्रा मैगजीन को अपने आप स्वयं पढ़ सकती थी। इसके अलावा दूसरा पॉइंट देखते हैं, इमोशनल स्टेट। इमोशनल स्टेट पहले कैसी थी? हेल्पलेस एंड एम्ब्रेस्ड, मतलब वो असहाय महसूस करती थी और शर्मिंदगी महसूस करती थी, संकोच महसूस करती थी। कब? जब उनको लिटरेसी नहीं थी। जब उनके लिए लिटरेसी उन्होंने गेन कर ली, तब वो एक कॉन्फिडेंट और डिग्निफाइड लेडी बन गई थी, ठीक है।
आफ्टर अचीविंग लिटरेसी। सोशल स्टेटस उनका पहले कैसा था, इलिटरेट वुमेन का था, ठीक है, और बाद में रिस्पेक्टफुल स्टूडेंट एंड लिटरेट रीडर। जब लिटरेसी उन्होंने गेन कर ली तो वो एक रिस्पेक्टफुल स्टूडेंट भी बन गई और एक लिटरेट रीडर भी बन गई, क्योंकि वो अब सभी काम अपने आप कर सकती थी, किसी भी नॉवल को, किसी भी बुक को अपने आप पढ़ सकती थी। इसके अलावा उनकी जो गोल सेटिंग थी वो पहले कैसी थी, लिमिटेड थी बाय पास्ट सर्कमस्टेंसेस। यहाँ पे क्या लिखा है, सर्कमस्टेंसेस, पिछली चीज़ों से जुड़ी हुई थी और लिमिटेड थी, सीमित ही थी। लेकिन जब लिटरेसी उन्होंने गेन कर ली तब क्या हुआ, प्रूवन दैट एज इज नो बैरियर। अब उन्होंने प्रूव कर दिया कि किसी भी चीज़ को सीखने के लिए, लिटरेसी गेन करने के लिए जो एज है वो कोई भी सीमा नहीं होती है, वो बीच में बाधा नहीं पहुंचाती है। इसलिए उन्होंने कहा था एज इज नो बार, ठीक है। तो ये पॉइंट यहाँ पे हम देख लेंगे। इस प्रकार से हमने अपनी समरी को कंप्लीट कर लिया और यहाँ पे हमें लेसन से पता चलता है कि हम हमारी एज कुछ भी हो, हम कोई भी चीज़ अगर डिटरमाइंड कर लेते हैं, अपने मन में ठान लेते हैं, किसी नोबल गोयल को अटेंड करने के लिए, ये वर्ड किसके थे, ग्रैंड मदर के, नोबल गोयल। इफ यू हैव ए नोबल गोयल देन यू कैन अचीव एनीथिंग। आप किसी भी गोल को अचीव कर सकते हैं और ये उन्होंने करके दिखाया। तो इस प्रकार से हम इस लेसन की समरी को कंप्लीट कर लिया हमने, और हमने पॉइंट वाइज इसको बनाया ताकि आपको सभी पॉइंट कनेक्टेड रहें और आप आसानी से इनको रिमेंबर कर सकें, आसानी से नोट डाउन कर सकें और अपने आंसर में इसको इंक्लूड कर सकें। समरी याद रहने से आपको पूरे लेसन का आइडिया रहता है और आपको क्वेश्चन आंसर लिखने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी या कोई भी मीनिंग आपसे नहीं मिस होगी। तो इस प्रकार से हमने लेसन 1 को बहुत ही अच्छी तरीके से कंप्लीट कर लिया है। और अगर आपने अभी तक जो वीडियो हमने बनाए हैं वो नहीं देखे हैं तो प्लीज़ आप उन सभी वीडियोस को 1 बाय 1 देखिए, ताकि आपको सभी पैसेज की हिंदी, वर्ड मीनिंग, लॉन्ग आंसर, शॉर्ट क्वेश्चन, ये सभी चीज़ें आपको समझ में आए। और अगर आप चाहें तो आप अपने फ्रेंड्स को भी ये वीडियो शेयर कर सकते हैं, और अगर आपका कोई सुझाव है, सजेशन है, तो आप प्लीज़ कमेंट बॉक्स में भी बता सकते हैं। अब मिलते हैं अगले वीडियो में एक नया लेसन शुरू करने के लिए, नया टॉपिक शुरू करने के लिए। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।